आज के अपने टॉपिक में हम लोग इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन फिशेस की चर्चा करेंगे। इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा इससे पहले एक छोटे वीडियो में की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पूरा नहीं हो पाया। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन फिशेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल के समय में प्रदूषण एक व्यापक समस्या का रूप ले चुका है। प्रदूषण काफ़ी व्यापक है और इस पृथ्वी पर कोई भी जीवधारी इसके प्रभाव से बच नहीं पाया है। यानी कि प्रदूषण जो है वो लगभग में इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को प्रभावित कर रहा है। मछलियाँ भी उससे अछूती नहीं हैं। अब क्योंकि प्रदूषण कई प्रकार का होता है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन होते हैं। लेकिन अगर हम मछलियों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर वाटर पोल्यूशन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इस मामले में। वो इसलिए क्योंकि मछलियाँ वो जल में रहने वाले प्राणी हैं और उनका पूरा जीवन जल में ही सीमित रहता है, इसलिए जल प्रदूषण का उनके जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। वह इस वाटर पोल्यूशन से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। अब वाटर पोल्यूशन के स्रोत की बात करें तो वाटर पोल्यूशन के बहुत सारे स्रोत हैं और इसको हम समय समय पर पढ़ते आए हैं। जैसे कि सबसे बड़ा स्रोत तो महानगरों से जो निकलने वाले नाले हैं। महानगर जो कि हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, उनमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं। तो इंडस्ट्रियों से जो भी उनका पानी निकलता है सीवेज के रूप में, वो भी काफ़ी विषैला होता है और वो भी नदी नालियों के माध्यम से जाके नदियों में मिलता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े शहर हैं उनकी आबादी बहुत बड़ी है, वहाँ पर घरेलू जो रोज़मर्रा के सीवेज निकलते हैं, जो रोज़मर्रा के वाहित में निकलते हैं, वो भी नालियों के माध्यम से, बड़े बड़े नालों के माध्यम से नदियों में या तालाबों में, जो भी आसपास के वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर जाकर मिलते हैं और प्रदूषण पैदा करते हैं। ये प्रदूषण बहुत ही हानिकारक होता है और इसकी वजह से जो जल की क्वालिटी है वो प्रभावित होती है। जल जो है सामान्य उपयोग के लायक नहीं रह जाता और कभी कभी जल की क्वालिटी इतनी ख़राब होती है कि वो जो है पीना तो दूर, सामान्य तौर पर उसमें नहाने या अन्य दूसरे काम के लिए भी वो उपयोगी नहीं रह जाता। तो यहाँ पर जो है वाटर पोल्यूशन को हम मोटे तौर पर दो प्रकार में बांटते हैं। एक तो वह वाटर पोल्यूशन जो प्राकृतिक कारणों से होता है, जैसे सॉइल इरोजन यानी भूमि अपरदन होता है और भूमि अपरदन के कारण बहुत अधिक मात्रा में जो सेडिमेंट है वो जाके मिट्टी में, पानी में मिल जाता है और पानी की क्वालिटी को प्रभावित करता है। सेडिमेंटेशन है, बहुत सारी चीज़ें वो पानी के साथ बह के आती हैं और फिर जहाँ जल स्थिर होता है वहाँ पर धीरे धीरे वो डिपॉजिट होनी शुरू होती हैं। तो इससे सेडिमेंटेशन से भी समस्याएं होती हैं। एसिड रेन एक समस्या है, इसकी वजह से भी जो वाटर है जो कि सामान्यतः उदासीन पीएच का होता है, न्यूट्रल पीएच का होता है, वो जो है एसिडिक हो जाता है और वो रहने लायक या यूज करने लायक नहीं बचता है। तो इस तरीके से कुछ और कारण हैं, जैसे कि बाढ़, फ्लड। इन कारणों में एक प्रमुख कारण फ्लड भी है, जिसके कारण जो आसपास का प्रदूषित पानी है या गंदा पानी है वो वाटर बॉडीज में आके मिल जाता है और वाटर की क्वालिटी को प्रभावित करता है। तो बाढ़, मृदा अपरदन, सेडिमेंटेशन, एसिड रेन, ये कुछ प्राकृतिक तरीके हैं जिनकी वजह से जल प्रदूषण होता है। अब दूसरा जो प्रमुख कारण और जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है वो है कृत्रिम कारण या मैन मेड कारण। कृत्रिम कारणों में जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की कि इंडस्ट्रीज सबसे बड़ा स्रोत हैं। इसके अलावा रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान जो वहाँ से निकलने वाले मिट्टी के तलछट हैं या इस तरीके से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी हवा के माध्यम से या दूसरे माध्यम से जाके वाटर बॉडीज में मिलते हैं, तो वो भी जल की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं।
डिफॉरेस्टेशन यानी बड़ी मात्रा में वनों का कटान भी कहीं ना कहीं मृदा अपरदन का कारण है। इस वजह से इससे भी जल प्रदूषण होता है। डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्री के बाद अगर हम बात करें तो जो घरेलू अपमार्जक तत्व हैं या घरेलू जो गंदगियां हैं जो हम साफ सफाई के दौरान जो घरों से निकलती हैं वो भी जल प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत बनाती हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे रीति रिवाज हैं जिनमें कुछ धार्मिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को जाके नदियों में डालते हैं या जो पास के जल के स्थान हैं जैसे तालाब हैं या पोखर हैं वहाँ पर जाके हम कुछ चीज़ों को डालते हैं तो इससे भी जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो ये हो गया जल की क्वालिटी को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देखेंगे इसमें कि ये जो जल प्रदूषण इन तरीकों से उत्पन्न होता है वो मछलियों को कैसे प्रभावित करता है। तो जल प्रदूषण से दो समस्याएं होती हैं। एक तो जल प्रदूषण के कारण यूट्रोफिकेशन होता है और दूसरा दूषित जल के कारण बीओडी जल का बढ़ जाता है यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को हमें अलग अलग समझना जरूरी है, तभी जो है हम इसकी पूरी बात को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यूट्रोफिकेशन का मतलब है जल में जो न्यूट्रिएंट हैं पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा का बढ़ना, सुपोषित हो जाना। तो सामान्य स्थिति में पॉन्ड और लेक का जो पानी है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी कम होती है, यानी कि इन नॉर्मल कंडीशन द पॉन्ड और लेक वाटर कंटेन ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड सच टाइप ऑफ वाटर बॉडी इज नोन एज ओलिगोट्रॉपिक। यानी कि जब तालाब के जल में पोषक तत्वों की मात्रा सीमित होती है तो उसे हम ओलिगोट्रॉपिक कहते हैं। और इस ओलिगोट्रॉपिक कंडीशन में जबकि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन वाटर ये काफ़ी कम है, ओनली फ्यू है, तो इसकी वजह से मॉडरेट ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन टेक्स प्लेस। इसकी वजह से जो फाइटोप्लैंक्टन है इनकी सीमित वृद्धि या सीमित मात्रा में जल में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सीमित मात्रा में भोजन है, सीमित मात्रा में सागर के जल में जो पोषक तत्व हैं वो घुले हुए हैं, तो उनकी वजह से सीमित मात्रा में ही फाइटोप्लैंक्टन उत्पन्न होते हैं। मॉडरेट ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, और ये फाइटोप्लैंक्टन जो है वो मछलियों के भोजन है, दूसरे शाकाहारी जलीय जीवों के भोजन है, जो छोटे जलीय जीव हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन का जो है वो मॉडरेट अमाउंट में इनकी उत्पत्ति होती है और दीज आर दी फूड ऑफ फिशेज, ये मछलियों के भोजन है। अब ये तो हो गई सामान्य स्थिति की बात जब वाटर बॉडीज ओलिगोट्रॉपिक है, लेकिन when domestic sewage mix with water of pond and lakes, the water now become rich in nutrient such as nitrates, sulfate, phosphate, घरों से जो निकलने वाला कूड़ा कचरा है यानी डोमेस्टिक सीवेज जो है ये जब नालियों के माध्यम से आके तालाबों या नदियों में मिलता है तो इसकी वजह से जल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और उनमें से मुख्य रूप से नाइट्रेट्स, सल्फेट, फास्फेट इनकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी बढ़ जाती है। और जब इनकी मात्रा बढ़ती है तो जो है इनके प्रभाव से रैपिड ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन टेक्स प्लेस। रैपिड
ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन टेक्स प्लेस। जब जल में खनिज तत्वों की मात्रा बढ़ती है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, तो उस पोषक तत्व का उपयोग करके जो फाइटोप्लैंक्टन है ये बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं एंड अल्टीमेटली ये जो है पूरे वाटर सरफेस को कवर कर लेते हैं एंड ultimately they covered the entire surface area of water body। जब ये सरफेस पर काफ़ी ग्रो करते हैं तो इनकी वजह से जो वाटर बॉडी है हमारी, जो जलाशय है उसका पूरा पानी जो है वो इनसे कवर हो जाता है, उन पर इनकी एक लेयर बन जाती है और लगभग भी ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्थिति बन जाती है। यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन की पूरी एक लेयर हो गई है और ये जो है इसमें नदी घरेलू जो नालों का पानी है वो आके इसे जलाशयों में मिलता है, तो उनकी कंडीशन इस तरीके से हो जाती है। अब ऐसा होने पर नुकसान क्या होता है? वो जो नुकसान है, जब ये स्थिति होती है तो सामान्य स्थिति जब थी, यानी कि जब पानी साफ था, उनमें न्यूट्रिएंट की मात्रा कम थी, फाइटोप्लैंक्टन कम थे, तो उस समय जो है लाइट पेनिट्रेट डीप इनटू वाटर। ऐसी स्थिति में जब पानी साफ होता है, फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा कम होती है, तो प्रकाश पानी में गहराई तक उसमें पेनिट्रेट करके चला जाता है, यानी तल तक पहुंचता है। जो हमारा तालाब है उसकी तलछटी तक पहुंचता है और यहाँ पर जो तल में उगने वाले पौधे हैं, बॉटम वाले जो पौधे हैं जिनको बेंथिक प्लांट कहते हैं, बेंथिक प्लांट gets light and perform photosynthesis। तो जब पानी हमारा साफ होता है तो जो गहराई में उगने वाले पौधे हैं यानी बेंथिक प्लांट हैं, उनको प्रकाश मिल जाता है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और हम सभी जानते हैं कि इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो when light penetrates deep into water, light become available to benthic plant. Benthic plant gets lights and perform photosynthesis, and due to photosynthesis, oxygen releases. Due to photosynthesis, oxygen releases and gets mixed with deep water। तो जब गहराई में फोटोसिंथेसिस होती है तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन निकलती है वो उस गहराई के जल में मिलती रहती है, एंड इन दिस वे द total amount of dissolved oxygen in the water remains sufficient for the aquatic organism। जब ये होता है तो जो जल में ऑक्सीजन की मात्रा है यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है, that remain constant, that
रिमेन सफिशिएंट। क्या सफिशिएंट? ऑक्सीजन की मात्रा यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन रिमेन सफिशिएंट इन द वाटर और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। जो भी एक्वाटिक जीव हैं, जलीय जीव हैं, उनके लिए इनकी पर्याप्त मात्रा बनी रहती है। अब देखिए, जब जल में न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ी यानी यूट्रोफिकेशन शुरू हुआ, जल जो है वो ओलिगोट्रॉपिक से यूट्रॉपिक हो गया, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा काफ़ी बढ़ गई, ऐसे जल को यूट्रॉपिक कहते हैं। तो जो जल पहले ओलिगोट्रॉपिक हुआ करता था वो अब यूट्रॉपिक हो गया, यूट्रॉपिक। ये सब याद रखना है। यूट्रॉपिक मीन्स होता है द पॉन्ड विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन इट्स वाटर। जो अपने जल में अधिक मात्रा, जिसके जल में एक निश्चित अमाउंट से अधिक मात्रा पाई जाती है पोषक तत्वों की, पोषक पदार्थों की, तो उन्हें यूट्रॉपिक कहते हैं। जब तालाब में ऐसे डोमेस्टिक सीवेज आके मिलते हैं तो तालाब का जल यूट्रॉपिक हो जाता है, एंड दैट काजेज द हेवी ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। अल्टीमेटली फाइटोप्लैंक्टन फॉर्म्स ये कवरिंग लेयर थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द पॉन्ड। पूरे सतह में, पॉन्ड की पूरी सतह में एक कवर बना लेता है, और जब ये कवर बना लेता है तो जो लाइट का पेनिट्रेशन है वो जो है वो आगे नहीं हो पाता है, यानी लाइट कैन नॉट पेनिट्रेट डीप इनटू द वाटर। और जब लाइट अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती है क्योंकि सरफेस पर एक लेयर बन चुकी है ऐसे पौधों की, तो इस वजह से लाइट गहराई में नहीं जा पाती है, और जो नीचे बेंथिक प्लांट है उनको लाइट नहीं मिलती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो ऑक्सीजन नहीं निकलती, और इस तरीके से डीप वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। तो एक तो नुकसान ये होता है कि डीप वाटर में बेंथिक प्लांट के द्वारा, जो हमारे बेंथिक प्लांट है वो कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज, जो हमारे बेंथिक प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, ऑक्सीजन नहीं निकलती, तो इस वजह से डीप वाटर में जो है वो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। दूसरी चीज़, जब ये वाटर बॉडी में एक सरफेस बना, एक लेयर बना लेते हैं, तो ये जो हवा की ऑक्सीजन है उसको एक तरीके से कट कर देते हैं, वो सीधे जल के संपर्क में नहीं जा पाता। तो इन दिस वे दे रिड्यूसेस द डिजॉल्विंग प्रॉपर्टी ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, क्योंकि जो हवा है वो सीधे जल के टच में नहीं आ जाती और इस तरीके से वो जल में घुल नहीं पाती, तो इस वजह से भी जल की ऑक्सीजन कम होने लगती है। सो ड्यू टू ए कंटिन्यूअस कवरिंग और ए कंटिन्यूअस शीट ऑन द सरफेस ऑफ द पॉन्ड्स वाटर, फाइटोप्लैंक्टन प्रिवेंट द डिजॉल्विंग ऑफ एयर ऑक्सीजन इनटू द वाटर। तो इस तरीके से जब यूट्रोफिकेशन होता है और उस वजह से फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ती है, तो उनकी एक लेयर ऊपर हो जाने के कारण हवा में जो ऑक्सीजन है वो भी डिजॉल्व नहीं हो पाती। एंड तो एक तो कारण ये हो गया कि बेंथिक प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। दूसरा, द कंटिन्यूअस लेयर phytoplankton prevent oxygen dissolution in water from air।
हवा से जो है ये जल में ऑक्सीजन के घुलने को रोकते हैं। तो दूसरा ये कारण हो गया। और इन दोनों कारण से जो जल में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन अमाउंट रिड्यूसेस। जब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो इट काजेज सफोकेशन, इट काजेज सफोकेशन of fishes and other aquatic organism। तो इस वजह से जब वो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा जल में घटती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मछलियाँ जो जल में ऑक्सीजन घुली है उसी से सांस लेती हैं, और जब जल में ऑक्सीजन ही नहीं होता है तो वो सफोकेशन पैदा करता है, घुटन पैदा करता है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों और दूसरे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। सो ड्यू टू द लैक ऑफ proper amount of oxygen in the water, the aquatic organism gets suffocated and ultimately die। तो और एक कारण और होता है कि रात्रि के समय ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये स्वयं जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका उपयोग करते हैं और खुद CO2 निकालते हैं। तो इस वजह से रात के समय और स्थितियाँ विषम हो जाती हैं और जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो और कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो यूट्रॉफिकेशन होता है, यानी कि ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन पॉन्ड वाटर द एक्सेस ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन टेक्स प्लेस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज यूट्रॉफिकेशन। अब एक इसका जो नकारात्मक पहलू है वो ये भी है कि जब ये जो इस तरीके के पौधे हैं, या देखिए इस तरीके के पौधे भी हो सकते हैं जो कि ओवर ग्रो करके कवर कर लेते हैं, तो जब ऐसी स्थितियां आती हैं वो पूरा सरफेस कवर हो जाता है ऐसे पौधों से, तो जब इन पौधों की डेथ होती है, when such type plant die, when these plants dies, जब इनकी डेथ होती है तो इनके जो डेब्रिस हैं, जो डेड पार्ट हैं, वो पानी में नीचे की तरफ बैठते जाते हैं। तो दी डेड पार्ट ड्रॉप डाउन in the water and जब ये डेड पार्ट जो है वो नीचे तलछट में जाते हैं तो इस पर जो है जो डिकम्पोजर है वो एक्शन करते हैं दी वाटर एंड डिकम्पोजर स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग। जो डिकम्पोजर हैं वो इनका अपघटन करना शुरू करते हैं, और यही यहाँ उपयोग आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का, क्योंकि ये जो डिकम्पोजर हैं ये जब डिकम्पोजिशन इनका करना शुरू करते हैं तो ये दे यूटिलाइज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो नीचे डेड होते जा रहे हैं उनका ऑक्सीडेशन करते हैं और उन्हें सिंपल फॉर्म में बदलते हैं। तो इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन, in the process of oxidation they uses the oxygen dissolved in water, and when they uses the oxygen present in water, the amount of oxygen is again decreases, the amount of dissolved oxygen is again decreases in pond's water, and which ultimately
causes detrimental effect on the fishes। तो इस तरीके से जो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा है वो और कम होती है और ये घातक असर डालती है फिशेज में और अन्य दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो एक कारण ये भी है जो ये पानी है उसमें ऑक्सीजन कम होने का। अब यहाँ पर हम बॉड भी समझ लेते हैं, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बॉड का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये क्या है, असल में किसी जल के इकाई मात्रा में, किसी जल के इकाई मात्रा में उपस्थित ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसे ही हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। यानी जो तालाब का जल है, पोखर का जल है या नदियों का जल है, उसका एक इकाई मात्रा ले लें, 1 लीटर ले लें या 100 लीटर ले लें, जो भी हम जिसको एक यूनिट मान रहे हों, और उसमें जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स उपस्थित हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसे ही हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो इस तरीके से अगर नदियों के जल में, पोखरों के जल में या तालाब के जल में वाटर पोल्यूटेंट आके मिलते हैं, खासकर डोमेस्टिक सीवेज आके मिलता है, तो उस जल में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मात्रा बढ़ती है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट का काम करते हैं और जब इनकी मात्रा बढ़ती है, प्रति इकाई आयतन में इनकी मात्रा अधिक होती है, तो उसके ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की भी मात्रा अधिक ज़रूरत पड़ती है, अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं। इस तरीके से उस जल का बीओडी बढ़ जाता है या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो ही दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी का मतलब है कि मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग होगा और जल में ऑक्सीजन की मात्रा इस तरीके से भी घटी। तो अभी तक जो लोगों ने ये देखी, इसकी वजह से इस प्रकार के प्रदूषण से जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जल, सागर के जल में आके मिलते हैं, उसकी वजह से यूट्रॉफिकेशन की प्रक्रिया होती है। यूट्रॉफिकेशन के कारण ऑक्सीजन की मात्रा जल में घटती है और उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी के कारण श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। जलीय जीवों की और बड़ी संख्या में मछलियाँ और अन्य दूसरे जीवों की मृत्यु हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, जल प्रदूषण का दूसरा पहलू लेते हैं। इसके बाद जो ये तो हो गया कि डोमेस्टिक सीवेज मिलने से, लेकिन केवल डोमेस्टिक सीवेज ही नहीं है, दूसरे भी ऐसे कारण हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मृदा अपरदन के कारण सेडिमेंट आके मिल रहा है। When soil erosion takes place, and the sediment reach in the pond water, जब मृदा अपरदन होता है, मिट्टी कट के, छट के, उड़ के जिस भी तरीके से तालाब के जल में पहुंचती है, तो क्या होता है, इट इंक्रीजेज द टर्बिडिटी ऑफ वाटर। इट increases the turbidity of water, turbidity of water। टर्बिडिटी का मतलब है गंदलापन या यूं कह सकते हैं मटमैलापन। तो जब मिट्टी जो है वो पानी में मिल जाता है
तो पानी जो पहले साफ हुआ करता था वो मटमैला हो जाता है, वो गंदला हो जाता है, और इस मटमैले की वजह से ड्यू टू इंक्रीज इन टर्बिडिटी ऑफ वाटर इट प्रिवेंट्स द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट। इस वजह से भी लाइट का पेनिट्रेशन वो तालाब के जल में गहराई तक नहीं हो पाता, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो सॉइल पार्टिकल हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को, लाइट बाहर वापस चली जाती है, अंदर वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो ड्यू टू इंक्रीजिंग टर्बिडिटी ऑफ वाटर इट फर्दर प्रिवेंट्स द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट डीप इनटू द वाटर, सो इट आल्सो creates problem in the process of photosynthesis by the benthic plant। इस वजह से भी जो बेंथिक प्लांट है उनको लाइट नहीं मिल पाती है और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो डीप वाटर में ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा था, और क्योंकि डीप वाटर में रिलीज होता था तो वो वाटर में बड़े आसानी से मिक्स हो जाता था। डीप वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा एक अच्छी बनी रहती थी, लेकिन टर्बिडिटी बढ़ने से फोटोसिंथेसिस नहीं होता, बेंथिक प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं निकलती, और ऑक्सीजन नहीं निकलती तो ऑक्सीजन की कमी होती है, और फिर वही होता है कि जीवधारियों के लिए श्वसन की समस्या हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा पानी में अगर सॉइल पार्टिकल अधिक ज़्यादा हैं, क्ले पार्टिकल अधिक ज़्यादा हैं, टर्बिडिटी अधिक है, तो दी increase in turbidity causes the clogging of gills of fishes and this again causes mortality in fishes। तो जब टर्बिडिटी बढ़ती है तो ये गिल को अवरुद्ध करती हैं, गिल छिद्रों को बंद कर देते हैं, गिल बंद हो जाता है, और इस तरीके से भी मछलियों में श्वसन की क्रिया प्रभावित होती है, उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो ये दूसरा प्रभाव भी है कि जो गिल हैं वो चोटिल होते हैं, गिल अवरुद्ध हो जाते हैं, गिल बंद हो जाते हैं, गिल की क्लोजिंग हो जाती है, और इस वजह से भी इस प्रकार का जल प्रदूषण भी मछलियों के जीवन को प्रभावित करता है। तो ये जो कारण है, ये तो हो गए हमारे जो डोमेस्टिक सीवेज के मिलने से या ऐसे सीवेज के मिलने से जिनकी वजह से जो न्यूट्रिएंट पदार्थ हैं, नाइट्रेट है, सल्फेट है, फास्फेट है, इनकी मात्रा पानी में बढ़ती है, तो यूट्रोफिकेशन के कारण नुकसान होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट हैं और आके जल में मिल रहे हैं, उस वजह से जो पानी है वो विषैला हो जाता है। तो आगे चलते हैं और जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है उसको लेके देखते हैं। ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ industrial effluent, the water become toxic in some cases and causes death of fishes and other aquatic organisms।
मिक्सिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट द वाटर बिकम टॉक्सिक इन सम केसेस। यानी किसी किसी दशा में जो पानी है वो टॉक्सिक हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं और कुछ में खतरनाक रसायन बनते हैं या खतरनाक रसायन ऐसे बाई प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं। तो ये जो है अगर किसी तरीके से लीक होके या बेकार जो है वेस्ट के रूप में वो बह के आते हैं नालियों के माध्यम से और वाटर बॉडी में मिलते हैं, तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये जल को भी टॉक्सिक बना देते हैं और इसकी वजह से ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ पॉन्ड्स वाटर द फिशेस डाइट एंड also the death of aquatic organism takes place। दूसरे जलीय जीवों की भी जो है इससे मृत्यु होती है। एक तो ये कारण हो गया इंडस्ट्रियल जो इफ्लुएंट है, जो इंडस्ट्री से निकलने वाले कचरे हैं, एक तो ये होता है। दूसरा, अगर कुछ कचरे ऐसे होते हैं जो कि फाइटोप्लैंक्टन जो कि नॉर्मल मात्रा में लाभदायक है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन ही मछलियों के भोजन है, तो अगर उनकी वो बिल्कुल ग्रो नहीं करेंगे तो भोजन की कमी के कारण भी मछलियों की मृत्यु हो जाएगी। तो sometimes industrial effluent prevents the growth of phytoplanktons कभी कभी पानी इतना गड़बड़ हो जाता है कि उसमें फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ नहीं हो पाती, वो नहीं बढ़ पाते, एंड ड्यू टू दिस sufficient amount of food not become available to fishes and other aquatic organism। तो दूसरे तरीके का जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है उसका असर फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ को रिड्यूस करके भी होता है। अगर सामान्य मात्रा से कम फाइटोप्लैंक्टन ग्रो कर रहे हैं या बिल्कुल वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वाटर जो है वो उनके ग्रो करने लायक रहा ही नहीं, वो टॉक्सिक हो गया है, तो इसी दशा में जो मछली हैं या दूसरे जलीय जीव हैं इनको भोजन के लिए जो फाइटोप्लैंक्टन भी खाते हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाता और इस वजह से भी इनकी ग्रोथ प्रभावित होती है या भोजन के अभाव में इनकी डेथ भी हो सकती है। तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट से ये दो प्रभाव हो सकते हैं कि किसी किसी केस में तो ये वाटर को ही टॉक्सिक कर देते हैं, जिससे टॉक्सिसिटी के कारण मछलियाँ मर जाती हैं। दूसरा, अगर मछलियाँ वो इतना टॉक्सिक नहीं हुआ है कि मछलियों की डेथ हो, लेकिन वो फाइटोप्लैंक्टन को ग्रो नहीं करने देता, तो इस वजह से उनकी भूख से मृत्यु हो जाती है। तो ये हो गया इंडस्ट्री से होने वाली जो परेशानी। इसके बाद जो वाटर पोल्यूशन का तीसरा तरीका है वो है ड्यू टू mixing of pesticides and other chemical hazard। तो कभी कभी जो है फलों की खेती बाड़ी में, फलों को तैयार करने में, सब्जियों को तैयार करने में बहुत सारे कीटनाशकों का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग
जो है वो खेती किसानी में किया जाता है, और किसी कारण से जब ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं ये बह के पानी के साथ वाटर बॉडीज में आके पहुंचते हैं तो उसके जल को ये टॉक्सिक बना देते हैं, और कभी कभी ये टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो जलीय जीवों के लिए नुकसानदेह हो जाती है, उनके डेथ का कारण बनती है। तो पेस्टिसाइड्स और अदर एग्रोकेमिकल्स which have been used in agriculture become flow away with the rainwater or some other means and reach in the water of ponds. So they causes the toxicity in the water and ultimately the death of the aquatic plant and fishes. तो वो इस वजह से भी जो तालाब का पानी है वो विषैला होता है, टॉक्सिक हो जाता है, और इसकी वजह से जो जलीय जीव हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। कभी कभी एक ही प्रकार के पेस्टिसाइड्स आते हैं और कभी कभी एक से अधिक प्रकार के पेस्टिसाइड्स आके पानी में मिलते हैं, तो वो जो है वो सिंगल टाइप के पेस्टिसाइड्स की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो कई तरीके के मिक्सचर होते हैं। और फ्लड की वजह से भी, बाढ़ की वजह से भी आसपास का जो गंदा पानी है या इस तरीके से अनहेल्दी वाटर है वो आके तालाब के जल में मिलता है, जिसकी वजह से बाहर से पैरासाइट आ सकते हैं या इस तरीके की गंदगी आ सकती हैं, जो कि जो हमारे फिशेज हैं या दूसरे एक्वेटिक जो अच्छे जीव हैं जिनको हम अच्छा मानते हैं अपने फिशरीज के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, वो जो है उनकी डेथ हो जाती है, वो प्रभावित होती है। तो बाढ़ की वजह से भी जो है वो टर्बिडिटी बढ़ सकती है, क्योंकि मिट्टी पानी के साथ घुल के आती है काफ़ी, और तालाब के पानी को गंदला कर देती है, मटमैला कर देती है। तो बाढ़ की वजह से भी समस्या उत्पन्न होती है, और इसी वजह से जो आर्टिफिशियल रूप से तालाब बनाए जाते हैं उनके तटबंध ऊंचे रखे जाते हैं ताकि आसपास का जो पानी है फ्लड का या दूसरे तरीके से वो बहा के उसमें ना आ पावे, और हम अपने हिसाब से तालाब को मैनेज कर सकें, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रख सकें। एसिड रेन एक समस्या है, और हम सभी जानते हैं कि एसिड रेन जो है वो एयर पोल्यूशन के कारण होती है। ड्यू टू एयर पोल्यूशन the possibility of acid rain increases, and particularly in areas where the petrochemicals factories, petrochemical factories या हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज, हैवी ट्रैफिक, तो ये कुछ कारण हैं जहाँ पर पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रियाँ हैं या हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज़ हैं, या बहुत ज़्यादा यातायात हो रहा है और वो हाइड्रोकार्बन का उपयोग कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं, तो उस वहाँ के जो वायु है उसमें जो हमारे सल्फेट हैं या नाइट्रेट हैं ऐसे तत्व तो अधिक मात्रा में जाके मिलते हैं, और ये जो है जो वायुमंडल की हवा की जो नमी है उसके साथ संयोग करके ये HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यह पानी जो रेन वाटर है उसके साथ ये जो एसिड है वो रेन वाटर के साथ ज़मीन में आ जाते हैं, पानी में घुलते हैं, और यह पानी जो है अम्लीय हो जाता है क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल घुल जाते हैं। जब ये अम्लीय पानी रेन के रूप में बरसता है तो ये तालाबों में जाके मिलता है, दूसरी अन्य जगहों पर भी एसिडिटी क्रिएट करता है, और जब ये एसिडिटी काफ़ी अधिक बढ़ती है तो उसकी वजह से भी मछलियों या दूसरे जलीय जीवों की मृत्यु होती है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन एसिडिटी caused by acid rain, it increases the acidity
or acidic nature of the water. It lowers the pH value of water, and this acidic nature of water is harmful for the fishes and other aquatic organisms. So in this way it also influence the life of fishes and other aquatic organisms. तो इस तरीके से भी जो है वो जो मछलियों का जीवन है या दूसरे जो जीवधारी हैं जो जल में रहते हैं उनका जीवन प्रभावित होता है। तो एसिड रेन की बात हो गई, फ्लड की बात हो गई, इंडस्ट्रीज़ की बात हो गई। कभी कभी जो है वो गर्म पानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज से आके वो नदियों में मिलता है या आसपास के क्षेत्रों में मिलता है, तो गर्म पानी भी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जिस पानी में मिल रहा है उस आसपास के पानी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और अगर टेम्परेचर औसत से ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो भी जलीय जीवों के लिए खतरनाक होता है, उनको नुकसान पहुँचाता है। तो ये जो है कुछ कारण हैं। इसके अलावा बायोमैग्निफिकेशन की क्रिया होती है। बायोमैग्निफिकेशन की क्रिया में समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी जो जलीय जीव हैं उनमें हानिकारक केमिकल्स की मात्रा बढ़ती जाती है, और कभी कभी ये मात्रा इतनी हो जाती है कि वो उनके जीवन के लिए खतरनाक होता है। उनके जीवन के लिए खतरनाक तो होता ही है, साथ में ही वो कंजम्पशन योग्य नहीं रह जाते। अगर उन्हें कोई गलती से कंजम करता है तो ऐसे टॉक्सिक पदार्थ कंजम्पशन करने वाले व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और वहाँ नुकसान करते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन की क्रिया के द्वारा भी जो है वो जनजीवन प्रभावित होता है, फिशरीज लाइफ प्रभावित होती है। तो ये रहे कुछ जो है जल प्रदूषण से संबंधित इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन दी लाइफ ऑफ फिशेस, और ये सारे प्रभाव जो है वो उनके लाइफ पर पड़ते हैं। और आशा है कि ये बातें समझ में आई होंगी। अगर इसमें से कोई कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, और इस पर डिस्कस कर सकते हो। अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके संपर्क स्थापित कर सकते हो। तो ये रहा इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन द फिशेज। एक जनरल जो है हम लोगों ने सर्वे किया क्या क्या असर वाटर पोल्यूशन का हो सकता है। डिटेल में जानकारी करने के लिए अपनी बुक पढ़िए, उसमें ज़्यादा डिटेल में ये सारी टॉपिकें मिल जाएंगी और समझ में भी आएंगी। अगर ये चीज़ें यहाँ पर समझ ली हैं तो निश्चित रूप से ये पूरा चैप्टर आसानी से बुक के द्वारा समझ में आएगा, तैयार हो जाएगा। तो इस टॉपिक में इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।